कि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि यहां पर एक प्रिज्म है, ट्रायंगल है, जो भी प्रिज्म है वैसे, ठीक है। अब कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए कि ये एंगल है आपका 45 डिग्री, ये एंगल है आपका 45 डिग्री, और ये तो सबको दिख रहा होगा 90 डिग्री। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो लाइट है, लाइट सीधा ऐसे यहां पर टच हुआ, सीधा जब भी टच होता है सीधा ही निकल जाता है, पता आप लोगों को, तो लाइट यहां चला जाएगा। अब यहां से बताना है ट्रेस द पाथ, ट्रेस द पाथ, और यकीन मानो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। अब ट्रेस द पाथ वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं दोस्तों, तो यहां पर ना कुछ दिमाग आपको लगाना है। पहला दिमाग क्या लगाना है कि आपको स्टेप 1 आपको हमेशा क्रिटिकल एंगल निकालना है। क्या निकालना है? ट्रेस द पाथ, मतलब रास्ता क्या होगा आगे का, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि बाहर निकलेगा, ये सोचना है। तो हम बोलेंगे पहले क्रिटिकल एंगल निकालते हैं साइन आईसी, स्टेप 1। तो साइन आईसी होता है म्यू रेरर बाई म्यू डेंसर। तो आपको हमेशा इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया होगा प्रिज्म का, ये डेंसर है, म्यू डेंसर मान लीजिए दिया हुआ है 2/√3। क्या दिया हुआ है? 2/√3 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो और रेरर, रेरर मतलब हवा है, अरे बाहर कौन है मूर्खो, हवा, हवा का होता है 1, तो 1/2/√3। तो साइन आईसी पता कितना आ गया? √3/2। तो आपका क्रिटिकल एंगल आ गया 60 डिग्री। यानी अगर क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है, अब आप निकालोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या निकालोगे? तो आप अगला स्टेप होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप कुछ मत करो, आप यहां पर ऐसी चीजों को ड्रॉ करो। आप क्यों ड्रॉ कर रहे हैं सोचो। आपको हमेशा सरफेस पे क्या बनाना पड़ता है? नॉर्मल। अब देखो इसका सरफेस देखो ना, सरफेस टेढ़ा है। सुनो मैं आपको बढ़िया एग्जांपल देता हूं, मान लो ये है, तो ये हमारा नॉर्मल है, लेकिन आप समझना छोटी छोटी बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा सरफेस ही टेढ़ा हो गया है, तो नॉर्मल तो टेढ़ा हो जाएगा, समझे आप? देखो दोनों एक जैसे लगेंगे, देखो दिख रहे हैं? तो वही कह रहा हूं, एक्चुअली में सरफेस टेढ़ा होगा तो नॉर्मल भी टेढ़ा होगा, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, 12वीं के बच्चे हम। अब नॉर्मल बना के नॉर्मल के बगल में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपको निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकाले प्रभु? तो एक तरीका बता रहा हूं, सुनो कि ये 45 है, ये है 90, तो ये कितना होगा? 45। अगर ये 45 होगा और टोटल कितना? टोटल 90। अगर आपको याद हो दोस्तों, ये टोटल 90 है। टोटल क्या है? 90 में हमने ये पता लगा लिया ट्रायंगल के रूल से, अगर ये 45 है और ये 90 है तो ये कितना होगा? क्योंकि 180 होता है टोटल। अगर ये खुद ही 90 है और ये 45, इसको 45 होना पड़ेगा। तो अगर ये 45 तो ये भी कितना हो गया? 45। तुम जो बचपन में कहते थे ना टीचरों से, अपने आप से और दोस्तों से कि भाई ये क्या ट्रायंगल एंगल निकालना सिखा रहे, क्या काम आएगा? पता लग गया? ठीक है, तो यही काम आएगा। और अभी भी तुम बैठ के सोच रहे होंगे कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री पता नहीं क्या क्या, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या क्या पढ़ा रहे हैं, आगे मेरे जॉब में क्या काम आएगा? कहीं ना कहीं तो आता होगा, बहुत जगह आता है। ठीक है, चलिए, यानी क्रिटिकल एंगल है 45, इंसिडेंस एंगल है 45। अब मुझे बताओ, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45, क्रिटिकल एंगल 60, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है किससे? बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, या कह सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम पड़ गया ना। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम पड़ गया, कम है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या पड़ गया? कम। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम पड़ जाएगा, लिखवाए थे कंडीशंस, ये रहा, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट बाहर हो जाएगा, एमर्ज, लाइट क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे भैया इसके अंदर ना लाइट आपका बाहर निकल जाएगा, लाइट आपका एमर्ज हो जाएगा, एमर ऐसे बैक नहीं आएगा, बाहर निकल जाएगा। और कैसे निकलेगा बाहर? अवे फ्रॉम द, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये बहुत टफ क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आता है, तो प्लीज इसे नोट कीजिए, पक्का आएगा एग्जाम में। ट्रेस द पाथ, ट्रेस द, अभी क्या है समझना कि आपको सबसे पहले निकालना है। देखो माना ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, पहला स्टेप ट्रेस देखते ही, साइन आई सी म्यू आर बाई म्यू डी, साइन आई सी म्यू आर बाई म्यू डी, म्यू आर होगा 1 म्यू डी, कितना दे रखा? √2 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल कितना है? 40। अब इंसिडेंस निकालो और देखो क्या चल रहा है। तो ये लाइट है, देखो लाइट सीधी निकलेगी, बोलो क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल एकदम परपेंडिकुलर, नहीं समझे? सीधे घुस जाएगी लाइट, यहां पे जाके टच होगा। अब जब यहां पे टच होगा तो हमें ये देखना है कि इसके बाद क्या होगा इसका रास्ता। तो यहां पर पहले क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल। तो इसमें नॉर्मल ऐसा बनेगा, पता क्यों? क्योंकि ये सरफेस है ना, अरे यार अगर ये अगर ये मेरा सरफेस है और ये नॉर्मल है भाई, अगर ये सब तुम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो ना, खौलता तेल तुम्हें दिखना चाहिए। अभी तक दिख रहा है खौलता हुआ तेल नरक में? देखो तो ये प्लीज, अब तुम्हें देखो ये 60 है और ये आपको पता 90 होता है, नॉर्मल है ना ये 60, ये 90, तो ये कितना हो गया? 30। कितना हो गया ये? अगर ये 30 हो गया, ये 30 हो गया तो कितना होगा? 60। ये 60 है, ये 90, तो 90 60 150, इसको क्या होना पड़ेगा? 30, ताकि पूरा कितना हो जाए? 180।
अगर ये 30 होता है कितना होगा 60, क्योंकि 90 होता है ना ये। तो हमारा इंसिडेंस एंगल कितना है बताओ, इंसिडेंस एंगल है मेरा 60 डिग्री। तो बताओ इस बार हम जीत गए। हाँ 45 थी कंडीशन, हमारा है 60, यानी इस बार लाइट रिफ्लेक्टेड बैक। तीर होगा यहां पर, क्या होगा तीर। मेरी बात सुनो, अब सुनो, ये बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में ना ग्रेजिंग आएगा, देखना एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आएगा और क्रिटिकल एंगल 45, और एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो कैसे निकालोगे, ये यहां जाएगा, आप ऐसे लाइन बनाओगे, ये 45 है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया, तो ये भी क्या जाएगा 45 45 45। तो आपका जो एंगल आएगा ना कौन सा वाला, इंसिडेंस, वो भी 45, दोनों बराबर है। तो लाइट का क्या होगा, लाइट ऐसे सरफेस के। तेरी मैथ्स बड़ी बेकार है। चलो तो दोस्तों इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते। क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसके लिए ये आपका है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका √2, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा हूं, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2/√3, और इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका √2 हो गया 1/√2। ओह नहीं, हाँ नहीं, √2 हो गया अपने पास, 2/√3 हो गया, और ये 2। ये अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आपको ये बता दूं, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये तो आपको पता ही है, ट्रेस करना पाथ, ट्रेस द पाथ। स्टार्ट कर रहा हूं, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। सुनो, तो हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला था sin IC इज इक्वल टू, याद करो, म्यू ऑफ रेयर बाय म्यू ऑफ डेंसर। रेयर मीडियम का 1 मानते हैं क्योंकि एयर ही मानेंगे, कुछ भी नहीं है तो, और डेंसर कितना है √3, तो sin IC हो जाएगा 1/√3। तो IC कितना हो जाएगा, sin इनवर्स 1/√3, sin इनवर्स 1/√3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहां पर ना साइन इनवर्स लगता है, ये साइन वहां जाके माइनस हो जाता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिए दोस्तों, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते फटाफट, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। देखो, अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट मीडियम निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। पढ़ाया मैंने कभी आपको, अगर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम चाहिए तो आपको क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव, क्योंकि सी की वैल्यू हम जानते हैं, तो सी तो हम जानते हैं 3 × 10⁸, यानी अगर मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे Vm चाहिए स्पीड इन मीडियम, तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। अरे पढ़ा ये, अरे यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड इन फर्स्ट मीडियम, हम क्या मान लेंगे, वैक्यूम, 3 × 10⁸। अब निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए भाई साहब उसने क्रिटिकल एंगल दिया, चालाकी देख रहे हो, तो आप बोलोगे sin IC म्यू रेयर बाई, अब क्या करेंगे, म्यू रेयर कितना होता है 1, sin 30 ऐसे लिख देंगे हम, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू ऑफ रेयर 1 है और म्यू ऑफ डेंसर हमें निकालना है। तो sin 30 कितना होता है, तो ये हो गया 1/म्यू डेंसर, म्यू डेंसर कितना आ गया 2, कितना आएगा, इसके आमने सामने है ना, तो यहां पर आप लिख दोगे 2, तो 2 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो निकालना है आपको, क्या यहां से निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस में ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, जब मैं आपको चीजें दोबारा पढ़ाऊंगा हर चैप्टर कम से कम 200 न्यूमेरिकल करने वाले हैं, यानी मेरे साथ जुड़े रहने का आपको फायदा अभी पता लगेगा, टेंशन मत लो। कहानी क्या है अभी, तो यार चीजें देखो ना, ऐसा है, मेरा ये मानना है कि आपको पहले एक चैप्टर का ओवरव्यू होना चाहिए बढ़िया से, तो वही अभी चल रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा है, CBSE 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर, कह रहा है देखो एक लाइट एयर से, एयर का मतलब हो गया आपका वैक्यूम, एक प्रकार से ना, क्या होता है वैक्यूम, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कितना होता है 1। चलो ये सब तो मतलब नहीं है, बता रहा हूं। तो एयर वैक्यूम से मीडियम में जा रहा है, वाटर में जा रहा है, मान लेते किसी मीडियम में गया, तो जब वो मीडियम में जाएगा तो उसका वेवलेंथ बदल गया, मीडियम में इसकी स्पीड कितनी हो गई है, स्पीड हो गई है 1.5 10⁸, और उसका जो वेवलेंथ हो गया मीडियम के अंदर, वेवलेंथ हो गया 230 नैनोमीटर। आप खुद सोचिए कि यहां पर कितनी स्पीड रही होगी, 3 × 10⁸। अब यहां स्पीड इतनी होगी, वेवलेंथ इतनी, तो कह रहा बताओ यहां कितनी वेवलेंथ रही होगी। क्वेश्चन समझ में आया। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर मुझसे ही पढ़ा था चैप्टर के अंदर, कि स्पीड इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड इन सेकंड मीडियम इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द वेवलेंथ ऑफ, याद है, और ये सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ये फॉर्मूला है,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये भी फॉर्मूला है। आप खुद सोचो ना, क्वेश्चन में दे क्या रहा है, क्वेश्चन में आपको दो जगह की स्पीड दे रहा है और दो जगह की वेवलेंथ की बातें कर रहा है कि एयर में क्या हो। तो यार आप देखो 2023 का क्वेश्चन है, तो हम बोलेंगे पहले वाली स्पीड कितनी होती है बताओ, 3 × 10⁸ दूसरे की स्पीड कितनी बताओ, 1.5 10⁸ पहले की वेवलेंथ आपको निकालनी है और दूसरे की वेवलेंथ कितनी है, 230 नैनोमीटर। ऊपर 2 हो गया, 2 × 230 नैनोमीटर, 460 नैनोमीटर। तो बताइए क्या आपको लगता है कि एमसीक्यू, क्या आपको लगता है कि एमसीक्यू ये सब बहुत टफ हो सकता है क्या? नहीं मेरे दोस्तों, अभी लेटेस्ट एमसीक्यू उठाया हमने जानबूझ के, चीजें बहुत आसान हो जाएगी, बस आपको ना ईमानदारी से पढ़ना है, एक टाइम आएगा चीजें आपको अपने आप इजी लगने लग जाएगी। ठीक है, तो अब इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सीबीएसई 2023 में आपको यहां से क्वेश्चन मिला है, चलो जाओ। कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 12 मीटर इन अ ट्रांसपेरेंट सीट इतने सेकंड में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। समझो पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम कितना होता है, 3 × 10⁸ बाय स्पीड इन सेकंड मीडियम। अरे इसने बोला फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड इन, अब सेकंड मीडियम का स्पीड कैसे लाए, तो देखो उसने क्या दिया है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो उस बंदे ने डिस्टेंस दिया देखो 12 मीटर और टाइम कितना दिया, टाइम 60 नैनो सेकेंड, 60 10⁻⁹ तो 5 कितना आ गया 9, 19 गलती से लिख दिया मैंने 19, तो ये आ गया आपका 60 12 1/5 10⁻⁹ सही है ना। तो यहां पुट कर देंगे। अरे कौन है मूर्ख जो करवा रहा है ऐसे, चुप जाओ। 12 पंजे 60, सही तो किया था मैंने, 1/5 10⁻⁹, चुप जाओ। तो यहां पर 1/5 और यहां 10⁻⁹, ये 5 ऊपर जाएगा तो 15 × 10⁻15 इंटू नीचे क्या बचेगा बताओ, नीचे बचेगा 1, तो आंसर आ गया 1.5। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया। क्वेश्चन कैसा लगा आपको ये बताओ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या क्या मैंने, अरे यार क्या क्या क्वेश्चन मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन डिस्टेंस अपन में टाइम लगा के, देखो पहला स्पीड तो पता है, दूसरा स्पीड नहीं पता था, तो दूसरा स्पीड कैसे निकाला, डिस्टेंस अपन में टाइम से। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। ये अच्छा क्वेश्चन था, आप नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बाय इमेज डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू μ2 n2 - n1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक और चीज, चुप जाइए, आगे वाला पार्ट अगर रेडियस आगे है तो पॉजिटिव, पीछे है तो, समझ में आया। अब इन्हीं का हेल्प से आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, नोट कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। अभी 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते फिर आगे बढ़ेंगे। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, आप लोगों के पेपर है, इस चक्कर में मैं एक गलती नहीं करना चाहता जो मुझसे 1-2 चैप्टर में वो गलती हुई है। मैं पेपर के चक्कर में, सिलेबस जल्दी के चक्कर में कई बार कोशिश करता हूं कि चलो क्वेश्चन बाद में करा देंगे, और कराते हैं बाद में, लेकिन चैप्टर वाइज थोड़ा टॉपिक के बाद क्वेश्चन होने लगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। तो भाई मैं आप लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आऊंगा कि मेरा इतने को पेपर है तो तुरंत मेरी झोली में चैप्टर डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो टाइम लगेगा वो लगेगा, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सैटरडे आपकी छुट्टी नहीं होगी, फ्राइडे आपकी छुट्टी नहीं होगी, पूरे हफ्ते क्लास चलेगी। नीड पड़ी संडे को भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नीड पड़ी तो ठीक है। तो प्लीज आप बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है, समझिएगा, कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस है। कह रहा है कि इसका जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। अब कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का रेडियस है, रेडियस। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम अच्छा होगा कि n लिखे, क्या लिखे, इधर का n1 होता है आपको पता होगा, इधर क्या हो जाएगा n2। अब कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द लाइट, जो सोर्स है, सोर्स वो कितना है 100 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि भैया इमेज निकालो, क्या निकालो, अरे भाई क्या दिक्कत है फिर, n2/v, n1/u, n2 - n1/r। अब जो बच्चे गलतियां करेंगे वो समझा दूं मैं आपको, सबने गलती करी होगी। n2 का मतलब है 1.5, v हमें निकालना है, n1 का मतलब कितना है 1, u हमें, u कितना है, समझ में आ गई गलती, सबको गलती समझ में आ गई, क्या गलती है, जब वो पीछे है प्रभु, इस पॉइंट से पीछे है ना, रेस के ऑपोजिट है, रेस ऐसे निकलेगी, समझे, और आप पीछे देख रहे हो, बंदा तो पीछे खड़ा है ना, तो यहां -100, n2 है 1.5, n1 क्या होगा एयर, n1 एयर का 1 अपॉन में r कितना है 20। देखिए
दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप मुझ पे प्रेशर नहीं बनाएंगे कि भाई जल्दी जल्दी सिलेबस करा दो, जल्दी जल्दी करा दो, तो मैं चैप्टर आपको इस हिसाब से करा दूंगा ना कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम हर जगह काम आएगा। बस ये ना बहुत गलत होता है बच्चों को कि चैप्टर जैसे स्टार्ट होता है कहते हैं खत्म कब होगा। भाई साहब एक टाइम था जो मैं रे ऑप्टिक्स के ऊपर और वेव ऑप्टिक्स के ऊपर कम से कम 30 लेक्चर लेता था। 30 लेक्चर कम से कम मिनिमम पूरा, और एकदम पागल की तरह पढ़ाते थे। क्लास होती थी 2.5 घंटे की, 2 घंटे की क्लास होती थी। अगला क्वेश्चन आप खुद इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आप खुद कीजिए। मेरे का देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का मैं हिंट दूंगा, आपको आंसर खुद ही करना होगा। कह रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट इन एयर, एयर में रखा हुआ है सिमेट्रिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। देखिए ये है आपका कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, पता ना केव गुफा, तो कॉनकेव है। कॉनकेव से कितना दूर पे रखा हुआ है बताइए? ऑब्जेक्ट रखा है 60 सेंटीमीटर पे। अब कहा जा रहा है, आप देखो यहां पर ना सब कुछ कर लेना खुद से ही। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 दिया हुआ है 1.5। आपसे इमेज पूछा है, ठीक है, V पूछा, क्या पूछा है? V। हिंट में दे रहा हूं, जो गलती आप करोगे, पहली गलती है कि जब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आप देखोगे, रेडियस, तो रेडियस किस तरफ होगा? पीछे। इसका रेडियस किधर होगा? पीछे। तो R इसका नेगेटिव लेना है और U इसका क्या लेना है? नेगेटिव। तो आपको R भी नेगेटिव लेना है और U भी आपको नेगेटिव लेना है। बस क्वेश्चन कर लेना खुद से। N2/V, V आपको निकालना है -N1/U, जो कि होगा -60। समझ में आ गया? खुद से करना और प्लीज इसे करके दिखाना, मेरा आप पे खूब भरोसा है। 2023 का क्वेश्चन है। देखो यार कितना टफ होता है ना ये सब, कि आप दुनिया जहान के पेपर इकट्ठा कर रहे हो, फिर पेपर इकट्ठा करने के बाद आप क्वेश्चन छांट के लिख रहे हो कि ये क्वेश्चन किस में आया है, कब आया है। आप सोच भी नहीं सकते मैंने कितनी मेहनत की इन सब चीजों के लिए। बहुत टफ काम होता है ये। तुमसे कहूंगा ना कि तुम 4 क्लास अभी पिछले अपने यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन निकाल के ला दो, तब भी तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा। और मैंने तो कहां से पेपर इकट्ठा किया है। चलिए, एक प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, बच्चे यहीं पगला गए, परेशान हो गए। बच्चों को नहीं पता क्यों कह रहा है प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। पहली गलती। दूसरी, अरे भैया बहुत सोच सोच के क्वेश्चन लाया थोड़ी कि सोए और चलो पढ़ा देते, नहीं, सब प्री प्लानिंग। रात रात को जग के प्लानिंग करा कि ये क्वेश्चन इसके बाद डालना है, रात भर मेहनत करी है, ठीक है। अ प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, मेड ऑफ ग्लास ऑफ 1.5, ठीक है। बहुत फास्ट हो ना मैं, अब क्या करें। तो इसका जो N2 है, N2 मतलब 1.5। एक बार अंग्रेज आया मेरे पास, इंग्लिश सिखा दो, कह रहा है इतनी फास्ट इंग्लिश इतनी खतरनाक इंग्लिश मेरी हो, कह रहा हमें सिखा दो भाई। ठीक है, ये इंडियन इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है, ठीक है। अ प्लेन कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। कह रहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 25 सेंटीमीटर। कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसका है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बताओ? 25। तो आपको R1 दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पर प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट होता है, पता बात? प्लेन तो R2 कितना बताओ? R2 है इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट होता है। तो आपको R1 दिया, R2 दिया, ठीक है। आप चुप हो जाओ। अब कह रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ। क्या बोलोगे तुम? अरे ससुर, क्या बोलोगे? अरे ससुर क्या पूछ लिया हमसे रे? 1/f is equal to N2 minus N1/N1 1/R1 minus 1/R2। क्या बात? तो आप बोलोगे 1/f। N2 कितना मानोगे? 1.5 दिया हुआ है, 1.5। N1 क्या मानोगे? एयर। क्या मानोगे? एयर। 1/R1 कितना बताओ? 1/25 माइनस R2 इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट तेल लगाए, कौन सा वाला? सरसों वाला। क्या बात है, सरसों वाला। तो ये 0.5 बाई 1/25, 85 आ रहा है क्या? तूने कर दिया था भाई? अंकित भाई कर दिया था? अच्छा आप सही किया है, 50 आएगा, ठीक है। फोकल लेंथ कितना आएगा? अब अगला क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, क्या है क्वेश्चन देखो। अब आपको फोकल लेंथ मिल गया ना। आप कह रहा है ऑब्जेक्ट है 50, ऑब्जेक्ट कितना है? तो कह रहा है फाइंड द नेचर, नेचर मत फाइंड करना, नेचर बाद में बताऊंगा, सिंपल है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म, यानी V निकालना है। U दिया है, V निकालना है, F अभी निकाला है, क्या हो जाएगा? हो जाएगा? अरे ये रॉक का सिंबल है भाई, तुम्हें क्या लग रहा है क्या हो जाएगा? रॉक का सिंबल है ये, नोट करो। अच्छा क्वेश्चन है, करिए आप लोग खुद करिए प्लीज। कन्वर्जिंग समझते हो? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस मान रहे हैं जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। N2 कितना है? 1.6। एयर के अंदर, किसके अंदर? तो आप बोलो अच्छा ठीक है। वो कह रहा है कि यार हवा के अंदर ना ऐसी सिचुएशन है, आप कह रहा है हमने उसको पानी में डाल दिया, किसमें डाल दिया? इमर्ज इन अ लिक्विड, लिक्विड में डाल दिया।
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। देखो पहले जो आपका n1 है वो 1 है, देखो पहले n1 क्या है, लेकिन अब लेंस को ना उसमें लगा पानी में, जब पानी में ले जाएंगे तो लेंस का तो अभी भी n2 कितना रहेगा बताओ 1.6, लेकिन n1 कितना हो जाएगा अब 1.3। वो बोल रहा है ना इसको पानी मिलेगा तो n1 कितना हो गया, अरे n1 होता है सराउंडिंग का, n1 होता है बाहर का, अब बाहर पानी है तो साफ दिख रहा है कि दो फॉर्मूले लगने वाले हैं यहाँ पे। पहले वाले के लिए क्या लगेगा फॉर्मूला बताओ, 1/f इजिकल टू n2 माइनस n1 बाई n1 1 यहाँ गलती करते हैं बच्चे, चलो कोई नहीं कर लेना, बताऊंगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये आपका पहला इक्वेशन है, जो जो वैल्यू पता है पुट कर दो अपने आप, जो जो वैल्यू पता है। क्या मुझे फोकल लेंथ नहीं पता है, क्या पता है, क्यों नहीं पता, कितना फोकल लेंथ बताओ, क्या मुझे n2 नहीं पता है, क्या पता है भाई 1.6 है। क्या मुझे n1 नहीं पता, क्या पता है भाई। क्या मुझे r1 पता है, नहीं पता प्रभु नहीं पता, हमें r1 r2। अच्छा यहां से निकालते हैं अब, चलो वैसे भी हमें बस इक्वेशन बनानी थी, क्वेश्चन में जो बोला वो देख के बाद में अपने आप सॉल्व होता है। जब भी क्वेश्चन समझना है क्या करना है, इक्वेशन बनाओ, 3 नंबर का है, 2 नंबर तुम्हारी जेब में आ गए। सॉल्विंग के आधे नंबर, क्या बोला मैंने बताओ, सॉल्विंग के आधे नंबर है। आपने इक्वेशन लगाया, फॉर्मूला लगाया, कॉन्सेप्ट लगाया, वो खुश है, वो एग्जामिनर खुश है, वो कह रहा है कि ठीक है बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है, बच्चे को फॉर्मूला आता है, बच्चे के पास नॉलेज है, बच्चा सॉल्व नहीं कर पाया कोई बात नहीं, सॉल्व टीचर भी नहीं कर पाते बहुत बार। अरे यार सोचो ना, कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो आपको टेंशन लेना कभी भी कैलकुलेशन, मैंने आज तक कैलकुलेशन को लेकर चिंता नहीं करा, और तुम यकीन नहीं मानोगे मैंने पहली से लेकर ऑलमोस्ट हमेशा टॉप मारा, हमेशा हमेशा। मैं नहीं चिंता करता कैलकुलेशन है ठीक है तेल लगाए है तो है, मैं लॉजिकली काम करता हूं कि 3 घंटे के पेपर में वो मुझे कैलकुलेशन दे ही नहीं सकते, कैसे दे देंगे, वो पागल है क्या दिमाग से वो लोग, वो कैलकुलेशन आपको दे ही नहीं सकते। उनको पता है 3 घंटे का पेपर, इसमें बच्चा पहले से स्ट्रेस है, उसे पहले से ही टेंशन है इतना सारा, एग्जाम प्रेशर, लाइफ का टेंशन, ये वो, तो इजी इजी कैलकुलेशन ऐसे बनाएंगे, ऊपर 10 नीचे 2 आंसर 5। तुम तो कहोगे सर ये तो सीबीएसई 2023 का तो आसान है ना, ये कैलकुलेशन टफ है क्या, अभी देखना कितना इजी है। चलो अभी बता रहा हूं, देखो उन्होंने जानबूझ के फोकल लेंथ 10 दिया, पता है क्यों, देखो यहाँ 1.6 में से एक गया तो कितना आएगा 0.6, और नीचे क्या है बताओ, वो जानबूझ के ऐसा दे रहे, पता है क्यों, जब आप पॉइंट लगाओगे नीचे क्या आ जाएगा, ले 10 से 10 गया, नहीं समझे मेरी बात, तो अब ये 6 इधर आ जाएगा, 6 नीचे 1/6 इजिकल टू 1/r1 माइनस 1/r2। तो आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन किसका बनेगा, लिक्विड का, किसका बनेगा, तो आप बोलोगे 1 फोकल लेंथ जो हमें निकालना है लिक्विड वाला, इजिकल टू n2 माइनस n1, n2 कितना है 1.6, इस बार n1 क्या है लिक्विड, n1 कितना है 1.3, तू है ये तेरा संसार, सुनो 1.6 1.3 नीचे कितना आ जाएगा 1.3, यहां क्या जाएगा 1/r1 माइनस 1 जो आपको पता नहीं है, किसने बोला नहीं पता है, नहीं पता है, पता है कि नहीं पता है, ये तो ना पता है कितना है 1/6, तो यहां 1/6 पुट कर देंगे, तो 1.6 माइनस 1.3 कितना बचा 0.3/1.3, और इंटू में कितना हो गया 1/6। क्या फोकल लेंथ ऑफ वाटर मिल जाएगा, लिक्विड का मिल जाएगा फॉर फोकल लेंथ, अरे यही तो पूछ रहा था वो 3 नंबर में, देखो 2011 में भी आया था। लोग, मैं कहता हूं बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया करो, वो रिपीट होते रहते हैं, किस्मत की बात है 2011 फिर 2023, और रिपीट ना भी हो तो जो बच्चा पढ़ के जाएगा वो फॉर्मूला लगा पाएगा, लगा लेगा, ठीक है। तो नोट करो फिर आगे बढ़ते, तू है हरे कृष्णा, लिखो यार, चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है द रेडियाई, सुनिए, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड, कह रहा है R1 है आपका 10 और R2 कितना है बताओ आप, ठीक है। अब कह रहा है इफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तुम बोलो है, अरे यार ये कोई क्वेश्चन है, सब देके कह रहा है, सब देके कह रहा है कि निकाल दो, सब देके कह रहा है निकाल देंगे, इसमें क्या है, आंसर निकालने की बात चल रही है, मैं भी आंसर ही कह रहा था, गुड, तू है n2 है, बगल में n1 है, माइनस में क्या बात, क्या बात, R1 माइनस R2 में है गलती करे, देखिए चुप हो जाओ, फोकल लेंथ कितना है 12, आप देखो यहां गलती करोगे प्लीज, देखो n2 पता है क्या, यही तो निकालना है, n1 कितना है 1, R1 कितना बताओ 10, R2 कितना बताओ, पूरी दुनिया ही गलती करती है, पता क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया हमसे नहीं पढ़ती ना, इसीलिए
बताऊं कैसे? R1 आगे की तरफ है, R2 पीछे, R2 पीछे। नहीं समझे? अभी समझ जाओगे। देखो, एक लेंस होता है ना, जब एक लेंस होता है तो लेंस का पहला सरफेस का सर्कल इस तरफ बनेगा, तो उसका जो रेडियस होगा इस तरफ होगा। लेकिन जो दूसरा सरफेस होगा, दूसरा दिख रहा है आपको, दूसरा जो सरफेस होगा वो इस तरफ बनेगा, तो उसका रेडियस किस तरफ होगा? इस तरफ। तो दूसरे वाले सरफेस का रेडियस क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? इसीलिए बच्चे गलती करते हैं। समझ में आया? भैया आपको एक टीचर की नीड पड़ेगी, खुद खाना बना के खाना बहुत टफ होता है। n2 - 1 तो 1/10 प्लस 1/15 आप सॉल्व करना, यहां से आपको n2 की सही वैल्यू मिलेगी। समझे? 1.5 सही आंसर। सो प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरा फेवरेट है। इसे बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। कह रहा है कि बायो कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये बायो देखते हैं ना, इसकी वो हो गई थी कि बायो 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 में कौन सा कॉन्वेक्स लेंस? बेवकूफो, बाय मतलब बाय। कह रहा है उसका फोकल लेंथ है 2/3। कह रहा है जो फोकल लेंथ है वो है 2/3 रेडियस ऑफ आइदर, मतलब दोनों ही रेडियस क्या है? आर। दोनों रेडियस क्या है? आर। और एफ वो है 2/3 आर है। अब कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। तुम बोलोगे अच्छा बेटे 1/f क्या होता है? n2 - n1/n1 1/r1 1/ जो कि r होगा। r2 भी क्या होगा? लेकिन r2 में माइनस का साइन होगा तो ये प्लस हो जाएगा। नहीं समझ मेरी बात? और f की जगह क्या बोला उसने? 2/3 r। क्या बोला है भाई? n2 की जगह पर 1.5 बोला है। नहीं निकालना है तो ये तो निकालना है। n1 1 है ना, वो हो गया कितना हो गया? 2/r 1/r 1/r 2/r सही है ना? ये 3 ऊपर जाएगा, 3/2r इजिकल टू, देखो मैं सही है ना, ये 1/r 1/r 2/r। तो कितना इजी कर दिया हम लोगों ने, 2 से 2 सही। r से r है कट गया, देखो ना यहाँ, क्या बात। ये इधर आएगा 3/4 n2 - 1 तो 3/4 + 1 इजिकल टू n2। तो n2 कितना हो गया? 4 3 7/4 एस वर है। आपका आंसर सही था बेटा, वेरी गुड। 7/4 n2 है, वेरी गुड बेटा। सो ये अच्छा क्वेश्चन था। दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आना चाहिए। नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन लग रहा है? चुप जाओ। ये क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे जो हम पढ़ रहे हैं। यहां पे अगर कभी ये क्वेश्चन पक्का आने के चांस होते हैं, अच्छे क्वेश्चन है फ्रॉम द एनसीईआरटी। ऐसे क्वेश्चन का एक ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक ये है, इसका बता रहा हूं। पहले का इमेज अगले के लिए ऑब्जेक्ट, या मुझे पहले नहीं पिछला लिखना है, पिछले का इमेज अगले के लिए ऑब्जेक्ट। बस जिसको ये आता है ना, वो ऐसे क्वेश्चन को धुआं करेगा, बोलेगा ये कोई क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आता है। आप देखना, आप में से किसी न किसी के पेपर में फंस जाएगा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के देख लो, आया हुआ है बहुत बार, मतलब बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। ध्यान देंगे प्लीज आप लोग। तो इसको कहला है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन। ये लेंस कॉम्बिनेशन है, पास पास रखे हुए है। इस कॉम्बिनेशन से फाइनल इमेज कहां बनेगा? तो सबसे पहले आप लेंस 1 को उठा लो, जिसका फोकल लेंथ है 10। क्या है? तो आप बोलो भैया हमें किसी लफड़ों में ना पड़ना है। मैंने उठा लिया एक लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना है बताओ? 10। और उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। कितने पर रखा हुआ है बताओ? 30 सेंटीमीटर। और हमें बताना है कि इन सबको मिला जुला के इमेज कहां बनेगा फाइनली। तो हम क्या दिमाग लगाएंगे? हम लगाएंगे इस वाले का, पहले वाले का जो क्या होगा इमेज, वो दूसरे का ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसका इमेज इसका ऑब्जेक्ट होगा, और फिर इसका इमेज निकाल लेंगे हम। तो अभी करते क्या करके, चलो लेंस 1 की बात करते हैं। तो हमने लेंस 1 लिया, हमने भैया लेंस 1 तुम्हारा इमेज निकालते पहले लेंस 1 का। हमने कह दी भैया 1/v - 1/u
वन बाई एफ हो वे है, हमने कह दी 1/v माइनस 1/u क्या होता है 1/f। हमें v निकालना है और 1/u, u की वैल्यू कितनी लेनी है बताओ, u की वैल्यू 30 माइनस का, गुड, आ जाएगा 1/f। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका पीछे। तो यहां से मेरे दोस्तों आपको क्या दिखाई देगा, ध्यान देना, यहां पर आपको दिखाई देगा कि 1/v प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/f। समझे? तो यहां से आप फटाफट v निकालोगे तो 1/v प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/10। फोकल लेंथ 10 था ना इसका, तो आप निकालेंगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30 यानी कि 30 माइनस 10/300 यानी कि 20/300, 1/15। तो v की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गई। चुप हो जाओ। क्वेश्चन देखो अच्छा है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इक्विलेटरल प्रिज्म है ना, तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और इन्होंने बोला कि डेविएशन भी कितना है, डेविएशन भी 60 डिग्री। इक्विलेटरल बोल के उसने एंगल भी 60 दे दिया और डेविएशन तो बोला ही 60 है। कह रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, ही बताया था मैंने, क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 साइन डेल्टा प्लस a/2, जहां पर डेल्टा का मतलब है मिनिमम, बाई साइन a/2। अब मुझे बताओ n1 तो 1 हो जाएगा, एयर है, तो साइन 60 प्लस 60/2, 60 प्लस 60/2 60 बाई साइन 30, a/2 हो गया ना, तो साइन 60/2 साइन 30 कर लोगे, साइन 61/2 हो जाएगा। मजा आया? जो भी आंसर है कर लेना प्लीज। देखो हम ना स्लो चल रहे हैं पर बढ़िया कर रहे हैं, क्वेश्चन तो कर रहे हैं सारे हैं। करो ये क्वेश्चन अच्छा है, नोट करके स्टार्ट करो क्वेश्चन। कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट निकालो, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना है। कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन देखिए लिखा है, टारगेट क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ लाइट निकालो प्रिज्म में, तो भैया स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में निकालने को कह रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर आपको सी की वैल्यू पता ही होती है और आपको ये निकालना है, अब ये निकालने के लिए पता होना चाहिए, तो ये पता निकालने का तरीका आपको पता ही है, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है आपको, n1 साइन मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 साइन a/2। अब इन्होंने एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया है, रे ऑफ इक्विलेटरल है ना, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल का मतलब है 60, a की वैल्यू 60 है और डेविएशन की वैल्यू कितनी है 30, तो हो जाएगा 90/2 45, कितना हो जाएगा 45। तो ये साइन 45 हो गया, साइन 45 होता है 1/√2 और ये कितना है साइन 30, साइन 30 होता है 1/2 और n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा बताओ, क्या मिल जाएगा 1/√2 इंटू में 2/1, तो आंसर कितना आ गया √2। तो √2 आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना भाई, आप सॉल्व करना तो सीख लोगे। अरे भाई अब इसको √2 को यहां पुट कर देना, आंसर आ गया आपका। तो vm कितना आ जाएगा पता है आपको, 3 × 10⁸ भाई। यार मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं अगर किसी को कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, लेकिन आप खुद सोचो ना ये कैसे संभव है कि हर स्टेप को हम बताएं कैसे हो रहा है। आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं, कैलकुलेशन के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। आ गया भाई, बायो वाले भाई हीरो, मैं दोबारा कर दूं, दोबारा बता दूं। अब रोहित कह रहे हैं कर देते भाई, अरे कोई बात, देखो सुनो, n1 साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 साइन a/2, n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन की जगह साइन, मिनिमम है 30 प्लस a 60, 30 प्लस 60 90/2 45 डिग्री, साइन a/2, a मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म 60 है ना, साइन 60/2 30, साइन 45 का मतलब हो गया और साइन 30 का मतलब 1/√2, और जब ये नीचे वाले ऊपर जाएंगे पलट जाएंगे 2/1। ये √2 है, इसमें 2 देखो 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, तो ऊपर बचेगा √2, ये 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2,
तो मैंने इसको रूट 2 बार लिखा ना, तो एक बार नीचे से कट गया, तो बचा √2। अब तो √2 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ तो Vm हो गया 3 10⁸ डन। नोट कीजिए 1/v माइनस 1/u 1/f लगाओगे तो यहां से v निकल जाएगा, v निकल जाएगा तो मैग्निफिकेशन होता है v/u। मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन निकाल लोगे। मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? नेगेटिव आएगा। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने का क्या मतलब आपको बताइए? ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगा। फिर आपको बोला कि हाइट ऑफ इमेज निकालो, तो मैग्निफिकेशन निकाल चुके हो, हाइट ऑफ इमेज बाई, खत्म। 3 स्टेप का क्वेश्चन है ये, नहीं समझे? मैं करवाऊंगा नहीं, खुद करना पड़ेगा। पहले आप v निकालोगे, v से आपका मैग्निफिकेशन निकलेगा, मैग्निफिकेशन से नेचर फीचर सब निकल जाएगा। डन एवरीवन? A double convex lens made of a glass of refracting index 1.5। तो पहले फोकल लेंथ निकाला नहीं निकाला आपने? 1/f से फोकल लेंथ निकालोगे ना? हाँ, तो 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1। इससे फोकल लेंथ निकलेगा ना इस वाले फॉर्मूले से। 1.5 माइनस 1। अब देखो सिंपल है, पहले आप फोकल लेंथ निकालेंगे। सुनिए मैं करवाता हूं, देखो पहले आप निकालेंगे फोकल लेंथ 1/20 माइनस 1/20 1/40। ये सबको पता ना चाहिए, यहाँ पर 1/20 आएगा, यहाँ भी 1/20 आएगा, और बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देखो मैं इतनी बार करा चुका हूं, मुझे दोबारा ऐसा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कैसे हो रहा है। फिर आप बोलोगे 1.5 माइनस 1 0.5, और ये हो गया 2/20। कितना आ रहा है? फोकल लेंथ 20 आ रहा है क्या? मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। करके देखो यार, तुम्हारा हाथ सच है। सही कह रहा है, फोकल लेंथ 20 आ गया। अब v निकाल लो, फोकल लेंथ के बाद v निकालेंगे। v कितना है? 1 निकालना है 1/u। क्या लिखा उसने? A double convex image glass its objective has some height is placed at a distance of 10 from this lens। तो v है हमारा माइनस, u है हमारा 10, प्लस हो जाएगा, प्लस है ना, तो 1/20 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। v हमारा नेगेटिव आएगा, पता है? v 20 आ रहा है क्या? तो v आ गया माइनस का 20। v अगर माइनस 20 है, v माइनस 20 आ गया। अब निकाल लो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है v/u। तो आपका जो v है वो -20 और u कितना है? -10। तो कितना आ गया? 2। तो मैग्निफिकेशन 2 आई है पॉजिटिव। जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो और v नेगेटिव हो तो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। लिखवा चुका हूं मैं, v नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन क्या है? पॉजिटिव। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन भी आ गया। मैग्निफिकेशन होता है v/u। क्या होता है? फिर आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालोगे। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज इनटू में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 5। डन। लो भैया, अच्छा क्वेश्चन था। कहते हैं बुद्धि लगाओ, बुद्धि दौड़ाओ, आंसर लाओ। एवरीवन इज ऑल क्लियर? एक बार लिख देंगे ऑल क्लियर। वंशिका, अवनी, पायल, दीपा। यस यस यस। अब मैं आपको कुछ फेमस क्वेश्चंस की बातें करने जा रहा हूं, जो फेमस क्वेश्चन बार बार आते हैं। एक फॉर्मूला, अगर एक लेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और बाहर का है μ1। तो एक फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का, 1 बाई फोकल लेंथ, या इसी को हम पावर भी कहते हैं। वो होता है μ2 माइनस μ1 1/r1 माइनस 1/r2। ये सब मैंने बहुत डिटेल में अपने लेक्चर्स में कराया है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो भाई ये ना फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है, इस लेंस के फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला होता है।
अब इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आता है जो बहुत फेमस है। क्वेश्चन ये आता है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका ये आएगा, देखो फिलहाल वो बोलेंगे ये एयर है, तो ये है फोकल लेंथ का फॉर्मूला। अब बोलेंगे अगर बाहर हमने एयर की जगह लिक्विड कर दिया, लिक्विड, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा। बहुत सिंपल है, अभी म्यू2 है इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू1 है एयर का। जब हम बाहर लिक्विड रख देंगे तो हमारे फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये हो जाएगा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस रहेगा, लेकिन जो म्यू1 है वो किसका हो जाएगा, ये तो लेंस का है, ध्यान दो। म्यू2 ही रहेगा, अभी भी म्यू1 रहेगा, ये भी म्यू1 रहेगा, लेकिन फर्क कितना क्या हो जाएगा, फर्क ये हो जाएगा कि जो पहले म्यू1 था वो एयर का था, अब म्यू1 किसका हो जाएगा, लिक्विड का। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसके लिए तैयार रहना। वो बोलेंगे हमने लेंस को लिक्विड में डाल दिया है, अब फोकल लेंथ क्या होगा, तो भैया म्यू1 की जगह बस लिक्विड को रखना है। इसके अलावा कुछ फेमस क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ऐसे कि अगर ये लेंस है हमारा और इस लेंस को हमने ऐसे काट दिया, बीचों बीच से हमने काट दिया और बीचों बीच में से काट के इसको ऐसा बना दिया, अब फोकल लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जानते हैं जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f म्यू2 माइनस म्यू1 बाई म्यू1 1/r1 माइनस 1/r2। अब मित्रों क्या फर्क पड़ेगा समझना। देखो जो पहला सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो r1 है, पर दूसरा सरफेस एक प्लेन बन गया और प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट मानते, क्या मानते, इनफाइनाइट। तो ध्यान रखना ये प्लेन जो सरफेस है R2 आपका यहां पर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल सकता है कि हमारे पास एक लेंस है और हमने उस लेंस की जो कटाई करी है, कटाई ऐसे करी है। अगर हम लेंस को ऐसे काटेंगे तो आपको बता दूं इसके फोकल लेंथ में फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा फोकल लेंथ का फॉर्मूला है वो म्यू2 पे डिपेंड करता है, वो तो सेम ही है। म्यू1 पे डिपेंड करता है, वो भी एयर भी सेम ही है। फिर म्यू1 पे डिपेंड करता है, वो भी सेम है, 1/r1 माइनस 1/r2। और ऐसे कट करने से कर्वेचर तो अभी भी रहेगा। देखो ऐसे कट करने से अगर बीच से काट दोगे तो कर्वेचर चेंज नहीं होने वाला, कर्व तो अभी भी है, काटा ही तो है खाली कर्व। तो यहां पर ऐसे कट करने से, अगर आपने ऐसे कट किया है लेंस को, तो फोकल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फोकल लेंथ सेम रहता है। लेकिन ऐसे कट करने से, बीचों बीच से कट करने से रेडियस एक प्लेन बन जाएगा, प्लेन, और प्लेन का रेडियस इनफाइनाइट होगा, तो फोकल लेंथ की वैल्यू चेंज होगी। तो ये जो क्वेश्चन है बड़े फेमस है, आप इसे नोट कीजिए, फिर और भी फेमस क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि कहीं पर ना एक टैंक है, उस टैंक में लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, हमने नीचे एक बल्ब रखा हुआ है, बल्ब, और इस बल्ब से लाइट निकल रही होगी, लाइट ऐसे निकल रही होगी, ऐसे। और हम कह रहे हैं कि ऊपर हमने कुछ ऐसी चीज रखी है, एक डिस्क, और हम ये मान रहे हैं कि अब लाइट ऊपर नहीं जाएगी, ये बल्ब ढक जाएगा, लाइट ऊपर नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि ये जो हमारा रेज निकल रहे हैं, रेज, वो डिस्क की वजह से कुछ ऐसे हो गए होंगे। हमारे जो रेज है ना, रेज, वो रेज बाहर नहीं निकल रहे। सोचो बल्ब पूरी तरह कभी ढक जाएगा जब रेज बाहर निकल के आंखों में ना जाए। तो ऐसा क्वेश्चन में वो कहते हैं कि ऊपर जो डिस्क बन रहा है या ऊपर जो सरकमफ्रेंस है, इसकी रेडियस क्या है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना कि एक टैंक है या एक कुछ भी है और उसके नीचे एक बल्ब रखा हुआ है, तो रेडियस निकालो, क्या निकालो, रेडियस निकालो, या फिर इसका एरिया निकालो, एरिया कि जो डिस्क है या जो सरकमफ्रेंस बनेगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके रेडियस का फॉर्मूला मैं आपको याद करवा देता हूं। रेडियस ये होता है हाइट बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। जहां पर बाहर का मीडियम एयर होगा, डेफिनेटली एयर ही होना चाहिए, और म्यू होगा इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये मैंने डेरिवेशन, इस रेडियट की डेरिवेशन मैंने अपने लेक्चर्स में कराई है। और यहां पर हाइट का मतलब है टंकी की हाइट। ठीक है, अब मित्रों एक सेकेंड, कुछ भी नहीं करना, आपको ड्राफ्ट रखना है, ऐसे छोड़ना है, ऐसे
देखो, अब एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, आपको फॉर्मूला पता है, आप हाइट पुट कर दोगे, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट कर दोगे, सब रेडियस निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन रेडियस पूछ सकता है और दूसरा आपसे पूछ लेगा एरिया। एरिया अगर आपसे पूछेगा एरिया ऑफ डिस्क, जो डिस्क है ऊपर, तो एरिया इसका होता है पाई आर स्क्वायर, तो इस रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा बस। तो ये आप प्लीज ध्यान रखना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है और ये काफी पॉपुलर और फेमस होता है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना अच्छे से। कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको जिसमें आपसे बोलेंगे एक माइक्रोस्कोप है, बोलेंगे एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। पिछला वाला क्वेश्चन करना आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब देखो दोस्तों, सबको पिछला वाला क्वेश्चन आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन कहेंगे कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, उससे हम दूर किसी को देख रहे हैं, किस चीज को दूर देख रहे हैं, तो उसका हाइट होगा h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां तक की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। मान लो डिस्टेंस है d1, तो को यार हाइट है h, डिस्टेंस है d, और ये एंगल है मान लो अल्फा। तो पीछे आंख लगाए गड़े, आंख होता है, क्या होता है? तो ये एंगल भी अल्फा ही होता है, ये एंगल भी क्या होता है? तो हाइट ऑफ इमेज आपसे पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं? और ये डिस्टेंस है मान लो d2। अब इस डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, आपसे जो बोले, फोकल लेंथ बोले, आप फोकल लेंथ ले लेना, वो जो बोले क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको सिंपल माइक्रोस्कोप लिखा है, सिंपल माइक्रोस्कोप पूछे और बोले कि भैया कुछ हम दूर से चीजों को देख रहे हैं, अभी क्वेश्चन ढूंढ के करवा दूंगा, टेंशन मत लो। तो इसमें क्या बोलते देखो, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, HO बाई D1 शुड बी इक्वल टू HI बाई D2। इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जाता है। देखो स्टार्ट करते, सुनो, यहां लिखा हुआ है आपको टेलीस्कोप का निर्माण करना है। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव को हम काफी रखते हैं, क्या क्या रखते हैं बताओ? बड़ा। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बड़ा होता है और आईपीस का फोकल लेंथ क्या होता है? कम। अगर ये पावर दिए हुए हैं तो इनका फोकल लेंथ होगा 1/3, 1/6, और फोकल लेंथ इसका कितना होगा? फोकल लेंथ 1/10, 1/10। तो हम ऐसा कॉम्बिनेशन चाहेंगे जहां पर हमें एक तो फोकल लेंथ सबसे ज्यादा हो, है ना, और एक का फोकल लेंथ कम हो, ऐसी कॉम्बिनेशन हम चाहेंगे। सबसे कम फोकल लेंथ आपको ये दिख रहा होगा 0.1, सबसे कम, यानी लेंस 3 का मैं आईपीस बना सकता हूं। लेंस 3 का क्या बना दूंगा मैं? आईपीस। अब ये फोकल लेंथ थोड़ा ज्यादा है, दिख रहा है आपको? ये फोकल लेंथ क्या है? ज्यादा, 1/3 मतलब 0.6। तो मैं L1 को ले सकता हूं ऑब्जेक्टिव के लिए और L3 को ले सकता हूं आईपीस के लिए। तो मेरा सिलेक्शन रहेगा L1 एंड L3, या फिर L2, या समझे मेरी बात को? बात समझे? तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है? आप L1 ले लो L3 के साथ, एक बन जाएगा ऑब्जेक्टिव, एक बन जाएगा आईपीस। या फिर आप क्या ले लो बताओ? L1 नहीं, L2 और L3 को ले लो, ये आपका बन जाएगा ऑब्जेक्टिव और ये बन जाएगा आपका आईपीस। लेकिन बेस्ट तो यही है, L1 L3 बेस्ट होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिए बेटा, ये आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मौका। तो क्लियरली एक बात तो क्लियर है, लेंस, पावर, अपर्चर, इसका फोकल लेंथ निकालेंगे तो ये आएगा 1/6। अब आईपीस के लिए फोकल लेंथ सबसे कम चाहिए, जो कि ये 0.1 होने वाला है। तो L3 को तो हम चुनेंगे ही चुनेंगे आईपीस के लिए, लेकिन आईपीस बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव के लिए, आई एम सॉरी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जो पहले लिखा होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव छोटा चाहिए, तो L3 आपका ऑब्जेक्टिव बनने को रेडी है। अब आईपीस आपको बड़ा चाहिए, क्या चाहिए? बड़ा। तो यहां पर 1/3 का कॉम्बिनेशन ही आपको बड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा? 1/3 का कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा आपको? फॉर गुड मैग्निफिकेशन ना। तो L2 और L3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो L2
एंड L3 का कॉम्बिनेशन बैठ सकता है अच्छा खासा, क्योंकि देखो 1/3 एक बड़ी वैल्यू देगा, नीचे 3 है ना, इसलिए नोट कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। हाउ डज, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए ग्लास प्रिज्म वेरी, यानी बदलना, इफ द इंसिडेंट वॉयलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द रेड लाइट। देखिए पहले डेविएशन को समझिए। डेविएशन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली डिपेंड करता है वेवलेंथ के। ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। आपने फॉर्मूला ऐसे पढ़े होंगे, डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1a, और कॉची साहब की इक्वेशन थी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यहां पर म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेल्टा मतलब डेविएशन, ये है वेवलेंथ। अब हम लॉजिकली बात करें, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पहले वॉयलेट लाइट था प्रिज्म में पास हो रहा, फिर हमने रेड लाइट को कर दिया, तो रेड लाइट का वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम, सॉरी माय मिस्टेक, अगर रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डेविएशन भी कम हो जाएगा। तो इसका आंसर है हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए ग्लास प्रिज्म वेरी। तो हम बोलेंगे कि जो डेविएशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अभी तो चलो ये मिनिमम डेविएशन की बात कर रहा था, तो हम मिनिमम डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट भी यहां लगा सकते थे, ठीक है। मिनिमम डेविएशन का कॉन्सेप्ट याद है किसी को? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। आप चाहो तो जब तक मैं पढ़ाते रहूंगा उतने टाइम में आप नोट कर सकते हो, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, बस 10 सेकंड इज इनफ। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन है, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन 3 मीडियम ए बी सी आर 15, 25, 35 रिस्पेक्टिवली, इन विच मीडियम वुड द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी मिनिमम ऑल इंडिया 2012। अब क्या है ये समझाऊं? कह रहा है कि देखिए फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन 3 मीडियम इज दिस। देखो कह रहा है कि देखो, समझना मेरी बात को, ये कोई मीडियम है ए, ये कोई मीडियम है बी, और ये कोई मीडियम है सी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां भी आई है, यहां भी आई है, और यहां भी आई है, पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन 3 मीडियम, इसका रिफ्रैक्शन एंगल है 15 डिग्री, इसका रिफ्रैक्शन एंगल है 25 डिग्री, थोड़ा बढ़ा हुआ, इसका और बढ़ा हुआ है, कितना है ये, 35 डिग्री। कह रहा है कि ठीक है, कह रहा है इन विच मीडियम वुड द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी मिनिमम। अब कह रहा है वेलोसिटी किसमें कम होगी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वहां वेलोसिटी कम होता है। तो हम यहां पर ना ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर आई और आर की बात की जाए, वहां पर हम स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। स्नेल्स लॉ कहता, मान लेते हैं, सुनो, कि फर्स्ट मीडियम है म्यू1, सेकेंड मीडियम है म्यू2। कौन है? जूली। बेटा इतना लेट सही नहीं लगता है, पता है आपको? और ये कैसे अजीब से बैठे रहते हो, जगह बनाओ यार, पीछे हो जाओ बेटा, आप क्या नाम है, पीछे हो जाओ, पीछे जल्दी जल्दी, दिस इज नॉट कूल एट ऑल। ये बच्ची पता है कितनी दूर से आती है, बिहार से, संगम बिहार से ना, हाँ वही। तो क्या फर्क पड़ता है बेटा, हैं? देखो मैं तो बढ़िया कमा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं समझे? सही जवाब था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ध्यान दो प्लीज, आइए। अब हम ये देखो, जब भी स्पीड की बात होती है ना, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, क्योंकि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वहां का स्पीड घट जाएगा। तो हमें रिफ्रैक्टिव, हम यहां पर ऐसे क्वेश्चन में जब आई की बात हो ना, आर की बात हो, स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। यहां म्यू1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां म्यू2 है, यहां म्यू1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां म्यू2 है, यहां म्यू1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां म्यू2 है। ऐसा है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है इन सबका ना। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, ऊपर वाले को मैं एयर ही मान लेता हूं, सबसे आसान। ये एयर है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खुद ही मानना पड़ेगा, एयर ही मानते हैं, ठीक है, पहले मीडियम को। दूसरा म्यू2 हो जाएगा, इसका भी म्यू2, इसका भी म्यू2, वो हम देख लेंगे किसका म्यू2, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कम है, पता लग जाएगा, वेट करो। तो यहां से अगर हम वो लगाते हैं कॉन्सेप्ट, तो म्यू1 साइन आई, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, जहां पर साइन 15 डिग्री है ये। अब
एक बात ध्यान रखना आप लोग, मैं आपको अभी लॉजिकली बता रहा हूं, बहुत लॉजिकली। म्यू1 साइन आई, म्यू2 साइन, हमें म्यू2 की वैल्यू ही निकालनी है। तो ये जो म्यू2 की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा बताओ? म्यू1 साइन आई बाई साइन 15 डिग्री, समझे? वैसे यहां पर अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले म्यू2 तो कितना आएगा बताओ? म्यू1 साइन आई साइन 25 डिग्री, और इसका क्या आएगा म्यू2? म्यू1 साइन आई साइन 35 डिग्री। ये स्नेल्स लॉ है बेटा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जिसको नहीं आता बता दो, स्नेल्स लॉ ऐसा होता है, जिसने मुझसे पढ़ा होगा उसको आता होगा। स्नेल्स लॉ ऐसे लगाते, देखो ये अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है तो म्यू1 साइन आई, म्यू1 साइन आई, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। म्यू1 को साइन आई से मल्टीप्लाई करना है, और म्यू2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इससे साइन आर से, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। ये होता है स्नेल्स लॉ। जिसको नहीं पता बता दूं कि यहां को मल्टीप्लाई करना होता है, यहां वाले को इससे मल्टीप्लाई करना होता है साइन के साथ। तो आपको साफ दिख रहा है, अगर ये 15 डिग्री है तो इसका रिफ्रैक्टिव, अगर इसका एंगल कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा। एंगल कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो स्पीड सबसे कम होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो स्पीड होता है ना, स्पीड इन मीडियम, स्पीड इन मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इन वैक्यूम, याद है आपको? स्पीड इन वैक्यूम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा हुआ उसका स्पीड क्या होगा? कम। तो अगर इसका एंगल सबसे कम है, अगर इसका एंगल सबसे कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। देखो एंगल कम, एंगल सबसे कम है, देखो एंगल सबसे कम, इन सब में सबसे कम एंगल, सबसे कम एंगल, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगा? कम। यानी इस क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में कि किसके अंदर स्पीड सबसे मिनिमम होगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, यानी 15 डिग्री में हमारा आंसर है 15 डिग्री। और आप ये लॉजिकली जानते हो, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतना एंगल कम बनेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हमारी रे ऑफ लाइट, अगर रेयर से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर ज्यादा डेंसर होगा, क्या बोला मैंने? अगर ज्यादा डेंसर होगा ज्यादा इस तरफ होगा तो ये एंगल कम होगा। अरे जब डेंसर मीडियम होगा ना, एंगल अपने आप कम बनता है। तो हमने क्या सीखा? हमने करना सीखा कि अगर एंगल मेरा कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगा। यानी जिसका, इस बात को याद कर लेंगे, जिसका एंगल कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, और ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब उसमें स्पीड कम होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तो हम न्यूमेरिकल्स की बातें कर रहे हैं, थ्योरेटिकल भी कराएंगे, ऐसे चलेगा आगे फ्यूचर में। जो बोर्ड्स तक मेरे साथ है, न्यूमेरिकल्स कराएंगे अलग से, एमसीक्यू अलग से, असर्शन रीजन अलग से, केस स्टडी अलग से, सब कुछ कराने वाले। मैं कहता जो पढ़ने वाले नहीं वो भाग जाओ, क्योंकि पढ़ाने वाला बहुत हूं मैं आगे, इस चीज को समझो। अ लेंस बिहेव्स एज अ कन्वर्जिंग लेंस इन एयर and a diverging lens in water. What will be the condition on the value of refractive index of the material of the lens? कह रहा है, देखो समझिएगा, ये काफी बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट। कह रहा है एक लेंस है, अगर एयर में रखा हुआ है, और यह है आपका लेंस म्यू एल मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो एयर में रखा हुआ एक लेंस, तो ये आपका कन्वर्जिंग है। पता क्यों? क्योंकि आपके लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। अब कह रहा है इसी लेंस को, म्यू एल को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, इसको मैंने पानी में रख दिया तो ये डाइवर्जिंग हो गया, इसका नेचर चेंज हो गया। देखिए कन्वर्जिंग से मेरा क्या मतलब है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो उसको ऐसे करेगा, बेंड यूं, और डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि रे ऑफ लाइट को ऐसे भगा देगा। इसका नेचर चेंज हो गया। इसका मतलब पता है क्या है? जो म्यू ऑफ लेंस है इस बार कम पड़ जाएगा म्यू ऑफ वाटर से। देखो इस बार क्या है, लेंस की तरफ मुंह खुला हुआ है। जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो कन्वर्जिंग की तरफ बिहेव करता है। कॉन्वेक्स की बात चल रही है, कन्वर्जिंग लेंस की बात चल रही है, ठीक है? अभी कॉन्वेक्स की बात चल रही है। तो कॉन्वेक्स के लिए ध्यान रखना, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो कन्वर्जिंग होगा, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वही कह रहा है कि व्हाट विल बी द कंडीशन ऑन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या कंडीशन बनेगी? तो यही कंडीशन बन रही है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट गजब क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे एग्जाम में पक्का।
चलो मैं तो थ्योरेटिकल अभी करा नहीं रहा हूँ, खाली न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। जब थ्योरेटिकल कराऊंगा आपको मजा आ जाएगा। थियरी वाले क्वेश्चन अभी बनवा रहा हूँ, थियरी वाले क्वेश्चन करेंगे बढ़िया से। डन एवरीवन, इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डरना नहीं है बस, किसी को डर गए तो। दोस्तों ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए लिखा है अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45, ये सब मैंने करवा रखा आपको थियरीज में, डिसअपियर्स व्हेन इमर्ज इन अ लिक्विड। कह रहा है कि भाई एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.45, वो डिसअपियर ही हो जाता है। क्या बात है, इसका मतलब पता है क्या था? देखो जैसे ये म्यू ऑफ लिक्विड है, और सॉरी म्यू ऑफ लेंस, ये लेंस का है और ये मान लो वाटर का है या लिक्विड का है। अगर म्यू ऑफ वाटर और म्यू ऑफ लेंस बराबर हो जाएगा ना तो डिसअपियर, दिखाई नहीं देगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसी खास बात थी नहीं। अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में आपको दिखाई देगा। क्या करोगे देख के? डिसअपियर लिख लो। अभी मुझे क्वेश्चन कराने बढ़िया बढ़िया, नोटबुक में सबके होने चाहिए। गुड, चीज को समझना है, ध्यान दो प्लीज। मुझे लगता है जब इंसान थोड़ा लाइफ में मेहनत करके आगे बढ़ जाता है ना, तो उसके थॉट्स उसके मेहनत से ही रिफ्लेक्ट होता है। फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, थॉट्स आर रिफ्लेक्टेड बाय द एक्शंस, जो उसने किया होता है लाइफ में, है ना। जैसे कोई फिलोसफी झाड़ रहा है तो मतलब उसने वो देखा है वो दिन, तभी झाड़ रहा है वो, है ना। चलो जो भी है, लिखा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। देखिए आपको समझा दूं, कभी भी क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन आए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो एक फॉर्मूला होता है μ1 साइन IC μ2 साइन 90। ये फॉर्मूला होता है जहां μ1 का मतलब होता है पहला मीडियम, μ2 का मतलब दूसरा मीडियम, और I का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहां पर ये क्रिटिकल एंगल होगा। ये कॉन्सेप्ट लगता है जब भी आपसे क्रिटिकल एंगल की बात करे, ठीक है, तो बेसिकली क्रिटिकल एंगल की जब भी बात करेगा तो यही कॉन्सेप्ट लगता है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि वो मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर मुझे स्पीड ऑफ लाइट निकालना है मीडियम में, तो मुझे पता है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वैक्यूम में तो मुझे पता है कितना होता है 3 × 10⁸। तो आप इस चीज को समझो, अगर मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम चाहिए तो मुझे चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालूं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए ना क्रिटिकल एंगल दिया है, तो मैंने कहा ये क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट होता है, इसको याद रखो। क्रिटिकल एंगल से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब यहां डाल दोगे तो आपको स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में मिलेगा। अब मित्रों μ1 की वैल्यू कितनी है? 1 साइन क्रिटिकल। देखो μ1 का मतलब होता है फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम हम वैक्यूम मान रहे या एयर मानते, कुछ ना दिया हो तो एयर या वैक्यूम मानते। अब ये क्या हो गया? μ2, यही निकालना है हमें, यही तो है हमारा सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए लाइट की स्पीड निकालने के लिए। साइन 91 होता है, क्रिटिकल कितना है? 30, साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो गया 0.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 0.5। सही है? नहीं 1 कितना होगा? ये मैंने गलत लिखा है क्या? अच्छा एक चीज मैंने गलत किया है, सॉरी, आई डिड अ मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी गाइस। मैंने एक मिस्टेक किया, आपको मैं सिखा दूं, रुको। तो वही मैं कहूं कि स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जा रही है, इससे बढ़ जा रही है 0.5 से ना, बढ़ जा रही है, बढ़ नहीं सकती स्पीड ऑफ लाइट। देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज, इस क्वेश्चन में मैंने एक मिस्टेक करी, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखा दूं। अरे रुक जाओ, हाँ बढ़, वही बता रहा हूँ, गलती हुई है। गलती क्या हुआ समझा रहा हूँ, देखो कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट ये है, थोड़ी सी गलती हुई है बता रहा हूँ, देखो वही मेरे को लगा कि गड़बड़ आंसर गलत आ रहा है। सुनो कॉन्सेप्ट ये होता है ना, ऐसा चुप हो जाओ, डायग्राम ही गलत बना था। सुनो तो स्टार्ट कर रहे, देखो स्टार्टिंग से, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में निकालनी है तो आपको वैक्यूम की स्पीड पता ही है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दिया नहीं है, पर क्रिटिकल एंगल दिया है, तो क्रिटिकल एंगल में ऐसे चलता है लाइट, यहां से यहां उल्टा, लाइट ऐसे जाता है, लाइट ऐसे। ये आपका होता है क्रिटिकल एंगल, और ये होता है आपका 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये होता है आपका, पता है कौन सा मीडियम? ये आपका होता है डेंसर मीडियम, और ये होता है आपका रेयरर मीडियम। ये डेंसर या रेयरर मीडियम। अब यहां पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे ये समझो। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या होता है? म्यू डेंसर साइन IC, म्यू डेंसर साइन IC
इक्वल टू म्यू रेयरर साइन 90। आपको जब भी क्रिटिकल एंगल की इंफॉर्मेशन दी हो तो आपको हमेशा ये कॉन्सेप्ट लगाना होता है, म्यू डेंसर साइन आईसी, म्यू रेयरर साइन 90, क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल की बात चल रही है। तो यहां पर क्या होगा, देखो दोस्तों, म्यू डेंसर साइन आईसी मतलब साइन 30, म्यू रेयरर 1, इसको हम 1 मानेंगे, रेयरर मीडियम को 1 हो जाएगा साइन 91। तो यहां से म्यू डेंसर क्या आ गया, 1 बाई साइन 30, तो सॉल्व करने पे आएगा 2। क्या आएगा 2, 1 बाई साइन 30 है ना, साइन 30 1 बाई 2 हो जाएगा। तो यहां आपको 2 लिखना है, यानी यहां पर ना टीआईआर का कॉन्सेप्ट लगेगा। मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट सोचा, पर सिंपल नहीं, यहां पर टीआईआर लगेगा, ठीक है ना, टीआईआर वाला कॉन्सेप्ट जो टीआईआर के लिए पढ़ते। उसने मीडियम में लाइट पूछा है, और मीडियम यही तो होता है डेंसर वाला, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पूछा है ना, मीडियम ये तो म्यू डी। समझ में आया सबको कि ये कौन सा वाला है, क्रिटिकल एंगल वाला है। प्लीज डू इट। थैंक यू शिवम भाई, थैंक यू सो मच। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। क्वेश्चन है टू थिन लेंस ऑफ पावर 4D एंड -2D। देखिए आप निकालेंगे पी नेट, नेट पावर इसकी आएगी 4D -2D, 2D डायोप्टर, 4D और -2D। अब देखिए 1 बाई, देखिए पावर जो होता है ना 1 बाई फोकल लेंथ होता है, तो 1 बाई एफ नेट हो जाएगा पी नेट। मैंने नेट पावर निकाला 2 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो ऐसे हो जाएगा, देखो तो एफ नेट हो जाएगा 1 बाई पी नेट जो कि 1/2, तो फोकल लेंथ होगा 1/2 मीटर। पावर डायोप्टर में होता है, फोकल लेंथ मीटर में होता है। वेरी इजी क्वेश्चन, बट एग्जाम में आता है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हम करेंगे इन फ्यूचर, अभी तो अपन बेसिक्स को डेवलप कर रहे हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफी बार एग्जाम में आ सकता है। ये क्वेश्चन क्या है समझते हैं। लिखा है रे PQ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस BA। कह रहा BA के ऊपर एक PQ गिरता है 90 डिग्री पे इन द प्रिज्म BAC मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। कंप्लीट द पाथ ऑफ रे थ्रू द प्रिज्म फ्रॉम विच फेस विल द रे एमर्जेस। किस फेस से रे बाहर निकलेगा। कहानी पता क्या है, कहानी यह है कि ये क्वेश्चन होता है ट्रेस द पाथ। ये बहुत ही मैंने शायद करवाया होगा आपको, काफी ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए आपको। अगर आपको याद नहीं है तो आप बुद्धिमान हो, समझ रहे हो, बहुत बुद्धिमान हो आप, गुड। कह रहा है कि देखो ऐसे लाइट गिरा है 90 डिग्री पे नॉर्मली, तो लाइट ना ऐसे जाएगा, लेकिन वो पूछ रहा है, देखो कहानी समझना, जब भी रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है ना, तो जो 2 चांस होता है, या तो रे ऑफ लाइट बाहर निकल जाएगी या अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि ट्रेस द पाथ, कह रहा है कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे, और किस फेज से वो एमर्जेस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या बुद्धि लगाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या बुद्धि लगाना होता है, देखना होता है, एक चीज देखनी होती है, आपको निकालना होता है क्रिटिकल एंगल साइन आईसी। साइन आईसी का फॉर्मूला होता है 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अब यहां पर क्या कंडीशन है, अगर आपका क्रिटिकल एंगल बड़ा हो गया इंसिडेंस एंगल से, तो लाइट हो जाएगा एमर्जेस हो जाएगा, एमर्ज्ड, लाइट बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस एंगल से छोटा हो गया, तो लाइट आपका क्या होगा बताओ, TIR में फंस जाएगा। TIR का मतलब पता क्या होता है, लाइट टोटली इंटरनल, मतलब अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट अंदर, मतलब क्या है, एमर्ज का मतलब होता है कि लाइट बाहर चला जाएगा, और आपका क्रिटिकल एंगल छोटा है तो लाइट अंदर आएगा, रिफ्लेक्ट होगा। अभी करेंगे समझ में आएगा। देखो तो हमने क्या किया, साइन आई, पहले हमने दिमाग लगाया, हमने इस रे को ऐसे भेजा और एंगल ऑफ इंसिडेंस पता लगाने का ट्राई किया। तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो पहले हमने यहां पर नॉर्मल बनाया, नॉर्मल एक नॉर्मल बनाएंगे ना एंगल्स नापने के लिए, नॉर्मल। हमें ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमें इसकी तलाश है, क्योंकि देखो 2 बातें हैं, क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल तो आप निकाल लोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, आपको मेन दिक्कत होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस में, जो डायग्राम बना के ही निकलता है। तो अगर ये 90 है, 60 है, तो ये होगा 30। अगर ये 30 डिग्री है और ये 90 है, तो ये होगा 60। देखो 90 30 120, तो ये होगा 60। ये क्या होगा, अगर ये 60 है और ये 90 है, तो ये कितना होगा 30।
ऐसे करना पड़ता है। ये 90 60 तो ऊपर वाला 30, और ये 30 और ये 90 तो ये 60, और ये 60 तो ये 30, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, कंपैरिजन के लिए हमें दोनों एंगल चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी चाहिए और क्रिटिकल एंगल भी चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो 1 बाई 1.5, समझे। तो अब हम कंपैरिजन कैसे करें थे, काम करते, साइन आईसी 1 बाई 1.5 है, इसका मतलब पता क्या होगा 2/3, ये 2/3 है, 1.5 का मतलब होता है 3/2, 3/2 ऊपर जाके हो जाएगा 2/3, तो साइन आईसी 2/3 है। और साइन आई निकालो, साइन आई, साइन 30 कितना होता है 1/2, कौन बड़ा है बताओ, साइन आई बड़ा है कि साइन आईसी बड़ा है, साइन आईसी बड़ा है। अगर आपका क्रिटिकल एंगल बड़ा है तो लाइट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, लाइट क्या, तो लाइट आपका बाहर निकल जाएगा। तो लाइट को जाना ऐसे चाहिए, पर ये ऐसे निकल जाएगा बाहर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि रेयर मीडियम है ना, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे आ जाएगा। तो हमारा फेस एसी से लाइट बाहर निकलेगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल जो है वो बड़ा है इंसिडेंस एंगल से। ये साइन 30 है ना, साइन 30 1/2 होता है, और ये साइन आईसी 2/3, 2/3 का मतलब होता है 0.6, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। अगर सिचुएशन ऐसा होता है कि आईसी छोटा होता तो हम कहते हैं कि लाइट ऐसे आ गया, समझे, रिफ्लेक्ट हो गया, टोटल इंटरनल में आ गया है। तो ये सब बातें आपको खुद ही समझनी पड़ेगी, ये सब बातें काफी प्यारी है ना, पर समझनी आपको खुद ही है। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात नहीं है। नाइस क्वेश्चन गाइस, नाइस क्वेश्चन। नहीं हुआ यहां पर, क्यों नहीं हुआ समझ में आया। देखो थियरी आप लोगों ने मुझसे ही पढ़ी है, आपको इतने सारे न्यूमेरिकल कराए हैं, बढ़िया बढ़िया, पेपर में देखना आपका अच्छा पेपर जाएगा। इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 और इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, बोल रहा है वो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग है, तो कह रहा है कि नहीं 1 और 2 कितना है, इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.35 और इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू इसके लिए है 1.45। कह रहा दो रेज है 1 एंड 2, 2 रेज 1 एंड 2 आर रिस्पेक्टिवली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.35 1.45। तो क्या ट्रेस द पाथ, मतलब ये रेस कैसे जाएंगी, सीधा निकल जाएंगी, नहीं समझे मेरी बात को, दोबारा बोल रहा हूं। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि 2 आइसोलेस ट्रायंगल है, नहीं 90 है ना ये वाला, तो ये 90 है, ऐसा है ये, ठीक है 90 45 45। कह रहा है इसके ऊपर 2 रेस गिरी है, इस रेस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.35 और इस ए का है 1. इसका है 1.45। ट्रेस द पाथ का मतलब पता क्या होता है, ट्रेस द पाथ का मतलब होता है कि ये रेज ऑफ लाइट कहां जाएगी। पहली बात तो जब ये लाइट सीधी जा रही है तो ये यहां जाके टकराएगी, अब टकराने के बाद हमें सोचना है कि लाइट बाहर जाएगी कि अंदर ही लौट आएगी या बाहर जाएगी, ये बताना है, सेम इसमें बताना है। तो देखिए इन दोनों के लिए पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो, क्योंकि दो बातें, आपको क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंस को कंपेयर करना है। इस वाले केस में क्या होता है, एमर्ज, याद है आपको, और इस वाले केस में क्या होता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना पड़ेगा, कैसे, ये 90 है, ये 45 है, देखो ये 90 है, ये 45 है। पहले आप यहां पे नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल ऐसे, नॉर्मल एक नॉर्मल लाइन बनाओ, नॉर्मल लाइन, इस प्लेन पे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, प्लेन पे, सरफेस पे 90 डिग्री ऐसा ही तो पड़ेगा। अब लॉजिकली बात करते हैं, अगर ये एंगल 90 है, ये 45 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। अरे 90 45 45 45, इसका भी 45 ही आएगा, समझे, अरे दोनों सेम है ना, इसलिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 45 है, यानी अगर मैं साइन आई निकाल लू तो 1 है, 45 मतलब 1, साइन आई दोनों में ही 1 है। अब मुझे निकालना है साइन आईसी, तो चलो इसके लिए साइन आईसी निकालो, तो साइन आईसी हो गया, साइन आई का फॉर्मूला पता क्या होता है, 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आईसी का फॉर्मूला होता है 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यानी इसका आ गया 1.35, और इसका निकालेंगे तो इस वाले का साइन आईसी कितना आएगा, 1/145। तो ये वैल्यू 1 है क्या। अभी हम इसका देखो, समझो हमारे 2 क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये हमने पहले देखा दोनों का आई सेम है पर दोनों का आईसी अलग अलग है। चलो इस वाले का कंपेयर इससे करते, तो ये 1 के नीचे समथिंग डिवाइड हो रहा है, देखो 1 के नीचे समथिंग डिवाइड हो रहा है, तो आईसी तो छोटा आएगा और आई क्या है, बड़ा, आई क्या है। तो पहले वाले क्वेश्चन का इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आई बड़ा है किससे,
आईसी से। अगर आई बड़ा है आईसी से तो ये होता है टीआईआर। क्या होता है? तो ये रिफ्लेक्टेड बैक ऐसे हो जाएगा। तो पहला वाला वायर टीआईआर क्या होगा पहले वाले वायर का, और वो ऐसे निकल जाएगा बाहर सीधा। और दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में साइन आई है 1 और साइन आईसी है 1/1.45, यानी ये भी 1 से कम आएगा, 1 से, तो ये भी छोटा पड़ गया। तो दोबारा यहां पर आई बड़ा है आईसी से, और जब भी आई बड़ा होता है आईसी से क्या होता है? टीआईआर, यानी ये भी ऐसे निकलेगा। नहीं समझ में आया? हाँ बेटा I45 साइन 45 1/2 होता है। कितना बेवकूफ हो, मैंने 1 ले लिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो दोबारा हमें करना पड़ेगा, मेरी एक मिस्टेक हो गई मुझसे। मिस्टेक क्या हो गया, पहले बोल देते यार, ये मैं भूल गया साइन, वो भूल नहीं गया, पता नहीं क्या बुद्धि है, बुद्धि नहीं है, लेकिन हाँ मेरी गलती है। आई एक्सेप्ट दिस कि मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा 10 45 1 होता है ना, साइन 45 को 1 मान लिया। चलो ये 1 नहीं होगा, सॉरी गाइस। देखो हमारा ना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। 45 का मतलब 1/√2 होता है गाइस, ठीक है। अगर 1/√2 है, क्या है 1 बाई, अब 1/√2, √2 का मतलब कितना होता है? 1.41 के आसपास। तो देखो यहां पर है 1/1.41, यहां पर है 1, पहले वाले का देख रहे हैं, पहले वाले का 1.35। तो कौन जीतेगा, आई की आईसी? आईसी जीतेगा, क्योंकि देखो नीचे अगर छोटा है तो आंसर क्या होगा? अरे नीचे छोटा है तो आंसर क्या होगा? ये ओवरऑल बड़ा होगा और ये ओवरऑल क्या होगा? छोटा। तो क्योंकि डिवाइड में छोटा है ना, डिवाइड में जब छोटा हो तो आंसर बड़ा आता है। तो हमारा आईसी बड़ा है आई से, और जब आईसी बड़ा होता है ना, लाइट बाहर निकल जाता है, तो ये लाइट बाहर निकल जाएगा ऐसे, पहले वाला एमर्ज आउट हो जाएगा। दूसरे वाले में साफ दिख रहा है 1.45 क्या है? बड़ा। तो दूसरे वाले में कौन बड़ा है? देखो दूसरे वाले में कौन जीता है? देखो इसके नीचे बड़ा है 45 क्या है? बड़ा। तो अगर इसके नीचे का बड़ा है तो आईसी क्या हो जाएगा? छोटा। यहां 1.41 है, यहां 1.45, तो अगर इसके नीचे का वैल्यू बड़ा है तो आईसी पड़ जाएगा छोटा। तो इस बार अगर आईसी छोटा है आई से, यानी आई बड़ा है, तो टीआईआर होगा, तो ये अंदर आ जाएगा, यानी पहले वाला एमर्ज आउट होगा और दूसरे वाले का होगा टीआईआर। ये समझ में आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा? 45 ही होगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं थैंक यू, यू आर राइट। दोस्तों दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। लिखा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ओ, और कह रहा है कि भाई लेंस कॉम्बिनेशन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। कह रहा है देखो कॉम्बिनेशन है, यहां ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पे, इसका तो आंसर भी याद होगा सबको। आंसर है फाइनल क्या है? इनफाइनाइट। ये फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। ये इतना फेमस क्वेश्चन होता है। मतलब लेंस देखो बहुत सारी सिंपल बात है, लेंस और यहां पर ऑब्जेक्ट है, बताओ फाइनल इमेज कहां बनेगी? ऐसे क्वेश्चन के लिए बड़ा सिंपल होता है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या लॉजिक लगाते हैं? लॉजिक ये होता है, पहले का ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे का इमेज होता है, दूसरे का इमेज। सॉरी यार, पता क्या हो रहा है? प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये है ना, दिमाग में आज कुछ और चल रहा है कुछ प्रॉब्लम है छोटी सी, वही दिमाग में डिस्टर्ब कर रहा है। सुनो, इसमें कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो फर्स्ट वाले ने इमेज बनाया है, द इमेज ऑफ फर्स्ट behaves like ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड। ठीक है ना, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड क्या मतलब है समझा रहा हूं। देखो मान लो आपको ना इस क्वेश्चन को ब्रेक करके करना होता है, ब्रेक करके। कैसे ब्रेक करते हैं हम? देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम ब्रेक करते हुए करेंगे। ब्रेक करते हुए कैसे करेंगे? हम यहां पर ये बुद्धि लगाएंगे, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है लेंस। हम इसको ऐसे मान लेंगे कि एक लेंस है प्लस 10 सेंटीमीटर है इसका फोकल लेंथ है प्लस 10 सेंटीमीटर, उससे 30 सेंटीमीटर पे मेरा ऑब्जेक्ट है।
तो जो पहले वाले का ऑब्जेक्ट पता है, फोकल लेंथ पता है, हम पहले वाले का इमेज निकालेंगे। तो जो पहले वाले का इमेज होगा ना, इस दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसका इमेज निकालेंगे, उसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा किया ही होगा, पता है मुझे। तो अब क्या करेंगे, तो फटाफट हम लगाते हैं इसके लिए फॉर्मूला 1/v माइनस यू, 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v यानी कि v हमें निकालना है, 1/u, u है 30, माइनस का 30, क्योंकि ये पीछे इसलिए माइनस का 30, एंड इक्वल टू में 1/f, f कितना है 10। तो यहां से हम निकालेंगे, तो 1/v प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/10। तो यहां से अगर हम v निकालेंगे तो 1/10 माइनस 1/30, तो 20/600 है ना, तो 30 आएगा आंसर। क्या आएगा? 15। हाँ 15 आएगा। सही नहीं कर रहा मैं दोबारा? 30 माइनस 10, 20, 6, 300, 300 सही है। 1/15, तो v आएगा 15 सेंटीमीटर। सही है कैलकुलेशन। यानी कि चुप जाओ, पहले वाले देखो, पहले वाला जो लेंस है उससे 15 सेंटीमीटर दूर, यानी 5 यहां तक है, यहां तक 5 है ना, और 10 15, यहां पर पहले वाले का इमेज यहां पर है, पहले वाले का इमेज यहां पर है। अब ये जो पहले वाले का इमेज है वो इस वाले के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है? ये रहा, और ये डिस्टेंस कितना है? 10। कितना है ये? 10। अब दूसरे के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरे के लिए, तो 1/v माइनस 1/u 1/f। अब देखो, अब इसका हमें इमेज निकालना है, पर हमें इसका ऑब्जेक्ट कौन है? ये है इसका ऑब्जेक्ट। पहले वाले का इमेज जो यहां बना है, इस वाले के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हमें इमेज निकालना है। ऑब्जेक्ट कितना है? 10 पर ऑब्जेक्ट। कितने पर है? 10। यहां से 10 पर ऑब्जेक्ट है, 10 डिस्टेंस है, माइनस 1/10। तो ये बेटा पता कितना आएगा? 0। तो v आएगा इनफाइनाइट। v क्या आएगा? यानी कि इसके लिए जो इमेज है वो इनफाइनाइट पर है। दोबारा, इस वाले लेंस का जो इमेज है इनफाइनाइट पर है, और इसका इमेज इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट है। इस वाले का इमेज इनफाइनाइट पे आया है, तो इसका ऑब्जेक्ट कहां पर है? क्योंकि हमें पता है द इमेज ऑफ फर्स्ट, मतलब जो पहले वाले का इमेज है दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है। देखो, इसका इमेज, इस वाले का इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट था। अब इसका इमेज कहां पर आया है? इनफाइनाइट। तो इसका ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया? इसका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट। तो अब इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम, 1/v 1/u 1/30। 1/इनफाइनाइट खत्म, तो v कितना आया? v आया 30। 30 आने का मतलब पता क्या है? कि इसका आंसर जो है 30 पर है यहां पर। तो फाइनल इमेज यहां से 30 पर है और यहां से 45। कैसे? 5, 10, 30, यहां से 30 पर है ना, तो फाइनल इमेज 30 सेंटीमीटर यहां से, और पहले लेंस से कितना है? 45। यानी फ्रॉम फर्स्ट लेंस जो v है वो 45 सेंटीमीटर पे है फाइनल। सीधा बोल दो, सीधा बोल दो, पर इतना बुद्धि में मानता नहीं किसी में, नहीं समझे? समझो ना इस बात को आप। मैं सीधा ऐसे बोलूं कि इफ द ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट इमेज विल बी एट फोकस 30 है, तो ये बातें, इतना बुद्धि हम दिमाग एग्जाम में लगा नहीं सकते। तो फॉर्मूला इज द बेस्ट। गलत नहीं है, सही है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। दिस इज अ नाइस